सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप YouTube के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम इस समय पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है वर्णमाला से शुरुआत की थी। वर्णमाला के अंतर्गत दोस्तों हमने जो है स्वर को पढ़ा, स्वर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको जाना। साथ ही हमने स्वरों का वर्गीकरण करके देखा, तो हमने स्वरों का 6 प्रकार से वर्गीकरण किया, यानी जात के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, और उसके बाद हमने जो है ताल यानी मुख के आधार पर, और जिह्वा के आधार पर, उसके बाद हमने ओष्ठ के आधार पर, यानी 6 प्रकार के वर्गीकरण करके हमने उनके अंतर्गत जो आने वाले हैं वर्ण उनको भी जाना, समझा और पढ़ा। दोस्तों, इस क्लास में हमको बढ़ते हुए क्रम में देखना है कि व्यंजन को हमको पढ़ना है, हमको जानना है कि व्यंजन जो है कहते किसे हैं। आइए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यंजन दोस्तों, व्यंजन कहते किसे हैं और व्यंजन कहा किसे जाता है। इसके लिए जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी तो हमने स्वर को पढ़ा था। तो स्वर के अंतर्गत मित्रों हमने जाना कि स्वर किसे कहते हैं। तो हमें पता चला कि स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी वर्ण की आवश्यकता के बिना, यानी किसी वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण करते हैं किसका? स्वर का। स्वर ये कहता है कि मेरा उच्चारण करने के लिए आपको किसी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो है पूर्णतया स्वतंत्र हूं। लेकिन ठीक विपरीत इसके बात करते हैं दोस्तों यहां व्यंजन की। तो व्यंजन की परिभाषा ये कह रही है कि व्यंजन के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं, यानी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी स्वर के पास आपको जाना पड़ेगा, यानी बगैर किसी स्वर के आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। और स्वर क्या कह रहा है? स्वर ये कह रहा है कि मैं जो है किसी पर आश्रित नहीं हूं, मैं जो है पूर्णतया स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यानी जब आपने स्वर को पढ़ा था तो स्वर ये बता रहा था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर। लेकिन बात करते हैं दोस्तों यहां व्यंजन की, तो व्यंजन ये कह रहा है कि ऐसे वर्ण, यानी वह वर्ण, ध्यान दीजिए, वह वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। उसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आप कहते हैं व्यंजन। यानी वे वर्ण, वह वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करिए। जब आप दोस्तों कहते हैं का, उच्चारण करके देखिए, जब आप कहिए का, मा, ना, चा, छा, यानी किसी भी व्यंजन को जब आप उच्चरित करिए, तो आप देखते हैं जब आप बोलते हैं का, तो का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं का के बाद जो है, का के बाद जो बाद की ध्वनि, जैसे आप कह रहे हैं का, खा, तो इसका मतलब दोस्तों का तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन का के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों आप आ का भी उच्चारण कर रहे हैं। जैसे जो बात की टोन है, जो बात की ध्वनि है, वो जो है स्वर की आ रही है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, जैसे आप कहते हैं मां, ना, जैसे आप कह रहे हैं दोस्तों पा। ध्यान दीजिए, जब आपने कहा पा, तो इसका मतलब पा तो आपने कहा ही, साथ ही जो बात की ध्वनि है वो क्या आ रही है? वो आ रही है आ की। ठीक, जैसे आप कहते हैं नी, तो नी तो आप जब आप कहते हैं नी का जब उच्चारण करते हैं, तो इसका मतलब नी तो आप ना तो आपने ना तो आप कह ही रहे हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं आप ई का उच्चारण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि उस व्यंजन में दोस्तों क्या है? उस व्यंजन में जो स्वर है वो कहीं ना कहीं जो है समाहित है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। होता क्या है मित्रों? होता ये है कि इस का में दरअसल इस का में आ जो है, आ स्वर के रूप में विद्यमान है। और इसीलिए जो परिभाषा है ये हमको बता रही है कि जो व्यंजन के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा उच्चारण करने के लिए, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब थोड़ा समझने का ये प्रयास करिए कि इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं
वो वर्ण कितने हैं? दरअसल एक मानक तौर पर देखा जाए दोस्तों, यानी शुद्ध रूप से अगर देखते हैं आप, तो वर्णमाला के अंतर्गत जो मानक वर्णों की संख्या है, यानी व्यंजन की मैं बात करूं, अगर मानक वर्णों की संख्या है तो वो बताई गई है दोस्तों, व्यंजनों की जो संख्या है वो मानक तौर पर बताई गई है 33। यानी आपको क्या बताना है, अगर कोई पूछे आपसे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 33। ठीक, आपको क्या बताना है? आपको बताना है 33। ध्यान रहिए, आपकी जानकारी के लिए ही बताना आवश्यक पड़ जाता है। अगर यही बात ये हो कि कुल व्यंजनों की संख्या, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो कुल व्यंजनों की संख्या आपको 33 ना बता के, ध्यान दीजिए 33 ना बता के आपको क्या बताना है? आपको बताना है 39। ठीक, अच्छा, ये 33 और 39 में जो 6 वर्ण है, यानी जो 6 वर्ण जो भिन्न है, उनका रोल क्या है? तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ते हुए क्रम में, जब हमारी यात्रा थोड़ी बढ़ेगी तो जो है हम इसको जानेंगे कि ये जो 6 वर्ण है, यानी जो 33 और 39 का जो माजरा है, ये जो है कैसे हमको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हमको ये समझना होगा मित्रों, हमने ये जाना कि व्यंजन कहते किसे हैं, तो हमने जाना कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। आप जब का बोलिए या खा बोलिए, गा बोलिए, घा बोलिए, चा बोलिए, किसी वर्ग के 25 वर्ण को देख लीजिए आप, या 25 वर्ण के आने वाले जो बाद के वर्ण है, यानी किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो आपको तो ये लगेगा कि इसी वर्ण में कहीं ना कहीं जो है व्यंजन में स्वर जो है समाहित है। ध्यान दीजिए, स्वर जो है समाहित है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसको थोड़ा इसके प्रकार को देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जब आप जानते हैं मित्रों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानना चाहें तो आपके सामने ये आता है मित्रों, आप जो है ये जाने कि व्यंजन दरअसल मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? वो ये होते हैं, एक को आप कहते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन, ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन, और एक को कहते हैं दोस्तों आप अंतस्थ व्यंजन, और दोस्तों एक को आप कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये जो है आपके 3 प्रकार के व्यंजन आपके सामने देखने को मिले। ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन, तो आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है दोस्तों, वो बताई गई है 25। ठीक, 25 व्यंजन जो है स्पर्श, यानी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। और हमने किया क्या मित्रों, व्याकरण ने किया कि 25 वर्णों को उसने 5 वर्गों में विभाजित कर दिया, यानी 5 वर्ग बना के उसने 5 वर्णों का 5 वर्ग बना के 25 वर्णों को उन 5 वर्गों में विभाजित कर दिया। तो इसीलिए इसका एक नाम मिलता है, और उसको आप कहते हैं दोस्तों, उसको आप कहते हैं वर्गीय व्यंजन। ध्यान दीजिए, आप कहते हैं उसको वर्गीय व्यंजन। ठीक, वर्गीय व्यंजन जो है एक नाम इसका और भी मिलता है। दरअसल स्पर्श इसलिए कहा गया कि जब आपकी मुखांक की जो जिह्वा है, जब आप इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जो आपकी मुखांक की जो जिह्वा है वो जो है किसी विशेष भाग को जब तक स्पर्श नहीं करती है तब तक इन व्यंजनों का जो है उच्चारण नहीं होता। यानी वो जो जिह्वा है जब किसी मुखांक के अंदर जो विशेष भाग को जब स्पर्श करती है तो जो है उससे उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत देखे जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अगर अंतस्थ व्यंजन की, तो आप जानते हैं कि इसकी संख्या बताई गई है 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। साथ ही आप जानते हैं ये भी दोस्तों कि ये जो ऊष्म व्यंजन है इसकी संख्या भी 4 है। कौन कौन? सा, शा, शा, हा। बात करते हैं दोस्तों 25 4 25 और 8 4 4 8, अच्छा हाँ 25 8 33। लेकिन बात हो रही है यहाँ 39 की। अच्छा, ये 39 कहां से आ गया, इसका माजरा थोड़ा जानिए। जो 39 है दोस्तों, 39 ये है कि एक आपको ध्यान रखिए, इस जो मूल व्यंजन है वो व्यंजन कितना है? वो व्यंजन है मात्र 3। यानी अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लेना क्या है? आपको नाम लेना है मात्र 3 प्रकार के। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा समझने प्रयास करिए। यहीं पर बात करते हैं दोस्तों एक जो है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये जो संयुक्त व्यंजन है मित्रों, इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण है वो कौन है? 4। ठीक, और एक आपको मिलता है द्वित्व व्यंजन।
इसके कई नाम हैं। इसके द्वित्व व्यंजन का नाम द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इसी को क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, इसी को विकसित व्यंजन कहा जाता है, इसी को नवीन विकसित व्यंजन कहा जाता है। ये बात की बात है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसको तो है बेहतर और विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। दरअसल इसकी भी संख्या जो है 2 मानी जाती है। मैं आपको बताता चलूं, जो संयुक्त व्यंजन है ये व्यंजन कहीं अलग से नहीं आए हैं कि इनकी गणना हम करें। दरअसल ये व्यंजन क्या है, इन्हीं व्यंजनों का एक रूप है। यानी संयुक्त व्यंजन से आप शाब्दिक विवेचन करें तो आपकी चीजें, आपके सामने चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं कि जो 2 व्यंजन है, 2 व्यंजनों को मिला के संयुक्त करके यानी जोड़ के हम तीसरा व्यंजन एक तैयार करते हैं और उसी का नाम दे दिया गया मित्रों, उसी का नाम दे दिया गया संयुक्त व्यंजन। ठीक, यही बात करते हैं दोस्तों अगर द्वित्व व्यंजन की, तो द्वित्व व्यंजन कहीं अलग से नहीं आए हैं। उन इन्हीं 25 वर्णों में जो 2 वर्ण है, यानी बात करते हैं अगर डा और ढाकी, यानी डमरू वाले डाकी और ढक्कन वाले ढाकी, इसी दोनों व्यंजनों का एक नया विकसित रूप हमारे सामने देखने को मिलता है और उसको हमने नाम दे दिया क्या, द्वित्व व्यंजन। इन्हीं 2 व्यंजनों ने क्या किया, संख्या बढ़ा दी और 4 ये और 2 ये 6 व्यंजन। ये 6 व्यंजन जब आप जोड़ लेंगे किसमें, 33 में, तो इनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं मिल जाती है हमको 39। यही व्यंजन है। आपके सामने चीजें बिल्कुल इसमें जो है, जो संख्या है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और आपको रटा रटाया होना चाहिए एकदम से, चाहे आप सोते हो और चाहे जो है पढ़ते हो, चाहे जागते हो, अगर कोई पूछे तो एकदम उंगलियों पर एकदम रटा होना चाहिए। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन है 33। कौन कौन, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। व्यंजन कितने हैं, जो कुल संख्या पूछे तो कितना बताना है आपको, तब बताना है 39। कौन कौन, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, और बाकी की जो 6 व्यंजन है वो कौन कौन है, 4 संयुक्त और 2 द्वित्व। ठीक, अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम जो है क्या करेंगे, अब हम जरा व्यंजनों का वर्गीकरण करके देखेंगे कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से देखा जाता है। थोड़ा सा चीजें क्या हो जाती हैं मित्रों, आपकी क्लास में जो आपकी परीक्षाएं हैं, विगत परीक्षाएं में जो है आपकी जो है उच्चारण स्थान से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा जानने का प्रयास किया जाए। ध्यान दीजिए, बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये बता रहा है कि व्यंजन जो है, ये बता रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, मतलब होता है, उसको जो है व्यंजन कहते हैं। और साथ साथ इसने ये भी बताया कि 33 व्यंजन जो है मूल रूप से, यानी मानक तौर पर 33 व्यंजन संख्या जो है 33 मानी गई है। अच्छा, यही बात करते हैं दोस्तों कुल व्यंजनों की संख्या। ये बताया गया है 39। आपने पीछे देखा कि 39 और 33 में जो 6 व्यंजनों का, जो 6 वर्णों का अंतर आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है कि यानी 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कोई अलग से तो आया नहीं कि उनकी गणना अलग से की जाए। वो व्यंजन क्या है, वो इन्हीं व्यंजनों से, यानी 2 व्यंजनों के जोड़ से, यानी जो है संयुक्त करके जो नया व्यंजन तैयार होता है, उन्हीं 4 व्यंजनों की गणना हमने जो है की है। साथ ही 2 द्विगुण व्यंजन है, यानी द्वित्व व्यंजन। वो व्यंजन कहाँ के, वो व्यंजन 2 कहां से हैं, वो संयुक्त स्पर्श व्यंजन से हैं। और उनकी गणना जब हम करते हैं तो 4 2 6, यानी 6 व्यंजन तैयार हो जाते हैं। वही संख्या 33 से क्या हो जाती है, 39 हो जाती है। बात करते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, इनकी संख्या 25, अंतस्थ इनकी संख्या 4 और ऊष्म इनकी संख्या 4, और संयुक्त, ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन भी बता रहा है इसकी संख्या 4, और साथ ही अन्य, इसीलिए आपको ध्यान दीजिए अन्य, इसीलिए अन्य लिखा गया है कि अन्य का मतलब यह है कि इसकी गिनती जो है व्यंजनों में नहीं होगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार है, तो आप कहिए 5 प्रकार के, नहीं, आपको क्या बताना है, आपको 3 प्रकार बताना है। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ध्यान दीजिए, अगर द्विगुण व्यंजन की बात किया जाए मित्रों, द्विगुण व्यंजन की, तो द्विगुण के व्यंजन की आप बात कर देंगे तो इसकी संख्या कितनी है, 2। ठीक, ये जो है 4 2 6, यही आपके जो है 39 हो जाते हैं। चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम पाते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन की बात करें तो मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वे हैं जब आप मुखांगों में, जो आपकी जो जीवा है, जो उच्चारण करते समय किसी विशेष भाग को जब स्पर्श करती है, तो उसके माध्यम से जो उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या मित्रों कितनी है, इनकी संख्या है 25। ठीक, इनको हमने क्या किया, इनके 5 वर्गों में इनको बांट दिया। कैसे बांटा, हमने क्या किया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों में हमने क्या किया, एक एक व्यंजन को रखते हुए इन 5, यानी एक 5 वर्गों का एक परिवार बना दिया, यानी फैमिली। और हमने क्या किया, इन 5 वर्णों का एक परिवार बना के हमने इसका एक नाम दे दिया और उसको हमने क्या किया, हमने कहा कवर्ग। ध्यान रखिए, अगर कोई आपसे सामने कवर्ग कह रहा है तो इसका मतलब कि कवर्ग में 5 वर्ण आ गए। कौन कौन, का, खा, गा, घा, गा। ध्यान दीजिए, अंगा जब मैं बोलूं, गा बोलूं जब मैं, तो एक अंगा है, यानी अंग से अंगूर वाला, तो उसको ना समझिएगा, ये वर्णमाला है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए मित्रों, ये जो है का, खा, गा, घा, अंगा,
ध्यान दीजिए। और ये क्या है, ये है अंगा। बात करते हैं दोस्तों चवर्ग, टवर, तवर, पवर की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चवर्ग बोले तो इसका मतलब ये कि चवर्ग के अंतर्गत अगर कोई कह रहा है चवर्ग, तो चवर्ग के साथ साथ वो ये कहना चाह रहा है कि चा तो ही है, साथ ही 4 वर्ण उसके साथ और भी जुड़े हैं, यानी 5 वर्ण। और 5 वर्णों में कौन कौन आ गया, चवर्ग, चा, छा, जा, झा, ञ। ध्यान दीजिए, टा, ठा, डा, ढा, ङा, ता, था, दा, धा, ना। यानी आप जो है अगर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पर्वत की बात की जाए तो इसका मतलब कि 5 वर्णों का एक समूह। ठीक, अब आगे देखिए, बात करते हैं दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। ज्यादातर प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दरअसल ये जो उच्चारण स्थान है, इनको समझने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जो है प्रैक्टिकली करके देखिए, चीजें आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो क्या है कि थोड़ा सा हम अगर संस्कृत का सहारा ले लिए तो चीजें हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाती हैं। इसलिए सरल हो जाती हैं कि जो है संस्कृत जो है आदि जन्मी है, यानी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। तो हम इसको जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से भिन्न नहीं हो सकती। हिंदी को अगर वास्तविक पढ़ना है, खासकर व्याकरण को, तो हमको जो है थोड़ा थोड़ा संस्कृत से जुड़ना पड़ेगा। बात करते हैं थोड़ा उच्चारण स्थान की मित्रों, तो उच्चारण स्थान की अगर पाते हैं तो आप देखते हैं कि इसका बताया गया है जो कवर्ग है, यानी का के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 वर्णों का एक वर्ग बनाया गया। और इन 5 वर्णों को क्या कहा गया, इनको कहा गया कवर्ग। ठीक, इनको कहा गया कवर्ग। अब इस कवर्ग से मित्रों हम क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि का के अंतर्गत आने वाले 5 वर्ण हैं और इनका जो उच्चारण स्थान बताया जा रहा है वो बता रहा है कंठ। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखिए, फिर उसके बाद जो है संस्कृत का सहारा लिया जाएगा। जैसे आप कहते हैं का, खा, गा, तो आप देख रहे हैं आपकी जो स्वर तंत्रिका है, यानी आपका जो कंठ है, ध्यान दीजिए कंठ, हलचल जो है सबसे ज्यादा यहीं पर हो रही है, यानी न जीभ पर हो रही है, न तालु पर हो रही है, न दंत पर हो रही है, न ओष्ठ पर हो रही है। जैसे आप बोलते हैं आ जब बोलिए, आ के साथ साथ बोलिए का, खा, गा। तो आप जब बोलते हैं अब हा बोलिए, हा जब आप बोल रहे हैं हा, तो इसका मतलब ना तो आपका होंठ में कुछ हलचल हो रही है, ना आपकी जीभ जो है इधर उधर हो रही है, ना आपकी जो ओष्ठ, ना आपके दंत, और हलचल कहाँ हो रही है, यानी जो है जो प्रयास हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पे, कंठ पर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। बात ये तो हो गई एक। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसका जो है एक फार्मूला है। फार्मूला की बात करते हैं तो सूत्र, और सूत्र क्या है, सूत्र ये कह रहा है कि थोड़ा सा संस्कृत का सहारा लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे आप कहते हैं एक सूत्र, और उस सूत्र ये कहता है अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। ध्यान दीजिए, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी ये कह रहा है कि आ के साथ साथ दोनों आ। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ और उसके बाद का, और का अकेले नहीं, कवर्ग। ठीक, आ और कवर्ग, कवर्ग का मतलब विथ फैमिली, का, खा, गा, घा, ंगा। ध्यान दीजिए, का, खा, गा, घा, ंगा, का, खा, गा, घा, ंगा, यानी कि कवर्ग और कौन, आ यानी दोनों आ, छोटा बड़ा, उसके बाद कवर्ग, और उसके बाद दोस्तों हा, यानी प्लस कर आपको लिखना पड़ेगा हा। ठीक, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको विसर्ग। विसर्ग समझ रहे हैं आप, अयोग वाह, जिसको आप कहते हैं आहा। ध्यान दीजिए, आहा। ठीक, यानी आपको जो है इंडिकेट करने के लिए अगर मैं 2 बिंदु लगा दूं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि बात हो रही है कहाँ की, विसर्ग की। मैंने बताया था अयोग वाह आपने समझा था कि अयोग वाह कितनी, अयोग वाह की संख्या कितनी, अयोग वाह की संख्या दोस्तों 2। कौन कौन, एक तो होता है अयोग वाह ंगा, और एक है आहा। ठीक, ये जो अयोग वाह है बात करते हैं, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग। ध्यान दीजिए, बात हो रही है विसर्ग की, तो ये जो इतना है, इतने वर्ण यानी आ, का और हा, और साथ साथ विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमको कंठ से, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ से माना जाएगा। ठीक, यानी कवर्ग, और कवर्ग के साथ साथ क्या क्या, का, खा, गा, घा, ंगा, इन 5 वर्णों के साथ साथ हमको हा और विसर्ग, और साथ साथ आ और बड़ा आ,
इन जो है वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से माना जाएगा? कंठा। ध्यान दीजिए, बात करते हैं दोस्तों अगर चवर की, तो चवर के अंतर्गत आप जानते हैं कि पांचों वर्ण है, ठीक, और पांचों वर्ण के लिए बताया जाता है तालु। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखिए, जैसे आप कहते हैं चा, छा, जा, तो आप देखते हैं जैसे कहते हैं चा, चा जब आप कहते हैं तो यहां पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओठ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दांत से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं चा, चा, तो आपकी जो जिह्वा है वो कहां टच हो रही है? वो जो है स्पर्श कर रही है तालु को। तो यहां से ये उच्चारण हमको उच्चरित होते दिख रहे हैं, कहां से? तालु से। और तालु के साथ साथ जो कुछ और भी वर्ण है, जैसे अगर चवर तो आप देख ही रहे हैं, चवर के साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि सूत्र ये कह रहा है इच यसा नाम तालु, यानी इच यसा नाम तालु। बात करते हैं दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा ई के साथ साथ आपको बड़ी, ठीक, ये तो स्वर की बात हो रही है। बात करते हैं यहां पर इच चा, इच यशा नाम तालु, या और शा, इच यशा नाम तालु। या की बात करते हैं दोस्तों, अगर या कह रहे हैं आप, या जब आप बोलते हैं तो ना तो कंठ पर हलचल हो रही है, ना ओष्ठ पर हलचल हो रही है, ना जो है आपके मूर्धा पर कोई दिक्कत है, और ना जो है दंत से कोई काम हो रहा है। यानी आप प्रैक्टिकली भी अगर करते देखते हैं तो आपको हो सकता है, अगर सूत्र आपको जो है रटने में दिक्कत हो रही है, सूत्र समझने में परेशानी, हालांकि मैं आपको प्रयास करता हूं कि जो आज एक बार आप जो है इन सूत्रों को, इन फार्मूलों को जो पढ़ लेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो चीजें आपके लिए जो है जेहन में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएंगी, कभी जो है भूलेंगी नहीं। ध्यान दीजिए, मैं बात करूं दोस्तों तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इच यशा नाम तालु, इच यशा नाम तालु, यानी कि ई के साथ साथ च वर्ग और या और शा, इनका उच्चारण स्थान कहां से है? इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु से। बात करते हैं टवर की। टा के अंदर आप जानते हैं कि टावर का मतलब ये पांचों वर्ण कौन कौन? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ध्यान दीजिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अच्छा, इनका मूर्धा बताया जाता है। मूर्धा क्या है? मूर्धा दरअसल तालु से भिन्न है। ध्यान दीजिए, तालु और मूर्धा इनमें जो है अंतर है। तालु का जब उच्चारण स्थान करेंगे, एक बार क्या करिए आप, एक बार चा का उच्चारण करिए, कहिए चा, और फिर चा के बाद कहिए टा। तो जब चा कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है, जो तालु है वो जो है क्रियान्वित हो रहा है, और जैसे आप कहते हैं टा, तो जब टा कहते हैं, जो मूर्धा यानी जो दांत है ऊपर वाला, उसके ऊपर का सिरा, जहां से जीभ जो है सर्किल में मोड़ रही है, वो जो है जब जहां चोट कर रही है, वो स्थान क्या कहता है दोस्तों? वो स्थान कहता है आपका मूर्धा। तो ये जो मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, वो कौन कौन है? वो है टवर्ग। टवर के मतलब आप जानते हैं कि टवर के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो है पांच। कौन कौन? टा, ठा, डा, ढा, डा। ये जो है पांच वर्ण के साथ साथ ये मूर्धा, और ये फार्मूला ये बता रहा है, सूत्र बता रहा है कि रिट रसा नाम मूर्धा। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं री, ठीक, मैं बात करूं दोस्तों री, और री के साथ साथ मैं इसका भी बात करूं रा, मैं बात करूं चाहे री की और मैं बात करूं चाहे रा की। अगर दोनों की बात करें दोस्तों, जब दोनों का उच्चारण, एक है री और एक है रा, तो जब रा कहिए तो भी कहीं ना कहीं मूर्धा चोट हो रही है, यानी मूर्धा पर बल पड़ रहा है। और जब आप री कहते हैं और उसके साथ साथ जब आप कहते हैं जो है टा, तो कहीं ना कहीं जो है जो बल पड़ रहा है, वो बल कहां से हो रहा है? वो जो है वो पड़ रहा है मूर्धा पर। ध्यान रखिए, तालु और मूर्धा में अंतर है, तालु और मूर्धा में अंतर है। इसको जो है इसकी भिन्नता देखने के लिए आप क्या करिए, एक बार आप चा कहिए और एक बार टा कहिए। जब आप चा कहते हैं तो कहीं ना कहीं तालु में हलचल होती है, जब टा कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो जीभ आपकी सर्किल घुमा, जो आपकी जीभ जो मुड़ती है, वो चोट दे रही है कहां पे? मूर्धा पे। ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसको फार्मूले का थोड़ा सहायता लें तो ये बताता है कि जो है रिट रसा नाम मूर्धा, यानी री और उसके साथ साथ टवर्ग। ध्यान दीजिए, टवर्ग का मतलब टाठा डाढ़ा ना, और उसके साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको रा और शा। कौन सा? मूर्धा, यानी जो है मूर्धन्यषा, ठीक, मूर्धन्यषा। ये जो है चार चीजें आपके सामने हैं, एक री है, एक रा है और एक टा है, यानी टावर्ग। टावर्ग का मतलब पांच वर्ण और प्लस री, रा और सा। ये जो है कहां से उच्चारण हो रहा है? ये उच्चारण हो रहे हैं दोस्तों मूर्धा से, ठीक। देखिए, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तवर को जानिए मित्रों। तवर के अंदर जानते हैं दोस्तों कि पांच वर्ण है, कौन कौन है? ता, था, दा, था, ना।
इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है दंती। अच्छा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखिए एक बार। जैसे बोलते हैं आप ता, था, दा, धा, तो इस कंठ पर कोई दिक्कत है? नहीं। इस ताल में कोई हलचल हो रही है? नहीं हो रही। मूर्धा में कोई परेशानी है? नहीं। परेशानी कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? चोट कहाँ पड़ रही? चोट पड़ रही जब आप बोलते हैं ता, था, दा, था, जो आपकी जो जिह्वा है वो चोट कहाँ दे रही है? वो दे रही है दंत पर, यानी इसीलिए इसको कहा गया दंतीय वर्ग। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत जो है 5 वर्ण के अलावा यानी तवर्ग के अलावा और क्या क्या आता है इसके अंतर्गत मित्रों? आएगा इसके अंतर्गत ला। ला बोल के देखिए आप, कहीं ला, तो ला जब बोलते हैं आप तो कंठ का कोई रोल है इसमें? नहीं है। मूर्धा कोई दिक्कत नहीं है। ला जब आप बोलते हैं, जो आपकी जीवा है ये दंत पर स्पर्श कर रही है। देखिए ला, 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 तो जब आप ला बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है स्पर्श हो रहा है कहां पे? दंत। इसीलिए इसको दंत वर्गीय के अंतर्गत रखा गया। और ला के साथ साथ एक उच्चारण और करिए, आप कहिए सा, 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 सा। ध्यान दीजिए, शाह जब आप ये कहते हैं ये शाह, तो ये शाह है तालु और ये शाह है मूर्धा। इसमें दोनों तीनों मंत्र ध्यान दीजिए, 3 1 2 और 3, ठीक है। ये सा है दंती सा, ध्यान दीजिए। अब इसका उच्चारण स्थान तालव्य, इसीलिए इसको तालव्यशा बोला गया, ध्यान दीजिए। और इसका मूर्धा, मूर्धन्य बोला गया इसको। तीनों अलग अलग है, तीनों ध्यान रखिए, एकदम स्पष्ट रखिए तीनों चीज। ध्यान दीजिए, ला के साथ साथ कौन? एक सा दंती सा, जिसको आप जो है उच्चारण स्थान क्या है? जैसे बोलिए सा, सा, तो आप देखते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि कंठ के बल पर आप सा को बोल के दिखा दें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां से उच्चारण होगा ही नहीं। आप ये बोलिए, अगर ओष्ठ से इसको सा को बोल के दिखा दीजिए तो आप नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान वहां पे है ही नहीं, वो बोला ही नहीं जा सकता। ये कहां से बोला जाएगा? ये बोला जाएगा दांत के बल से, और इसीलिए इसको कहा गया दंतीय वर्ग। ध्यान दीजिए, सा के साथ साथ हमको अब क्या देखना है? अब हमको देखना है इन 5 वर्णों को, यानी ला, सा और क्या क्या? तवर्ग, ठीक। ला, सा और तवर्ग, ये जो है कहां के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे हमको जो है दंत से, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद दोस्तों पावर को देखना है। आप जब बोलिए पा, फा, बा, भा, मा, अब ये बताइए इस 5 वर्णों में दंत का कोई रोल है? नहीं। जब बोलिए पा तो इसका मतलब दोनों ओठ जो है मिल रहा है। जब बोलिए फा, इसका मतलब जो ओठ है वो जो है, जब आप फा बोलते हैं ओठ जो है एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ बताया जा रहा है, और इसीलिए इसको कहा गया दोस्तों, इसीलिए इसको कहा गया उच्चारण स्थान इसका ओठ, और इसीलिए इसको कहा गया पवर्ग। पवर्ग के साथ साथ एक और ध्यान दीजिए, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। और उसके बाद पवर्ग। जब आप बोलते हैं ऊ, अब ऊ जब आप बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब आ बोलते हैं एक बार आ बोल के देखिए और एक बार ऊ बोल के देखिए। जब आ बोलते हैं तो बल यहां पड़ता है, जो ऊ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो बल पड़ता है ओठ पे पड़ता है। इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान ऊ और ऊ के साथ साथ जो है पवर्ग, यानी 5 वर्ण। कौन कौन? पा, पा, बा, भा, मा, ठीक। ये जो है 5 वर्गों के उच्चारण स्थानों को आपने देखा। एक बार फिर से देखना हो देख लीजिए। अगर जो है समझ में, अगर एक बार मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा चीजों को बड़े आसानी वे में जब आप तक पढ़ेंगे तभी ये चीजें एक बार समझ में आएगी। लेकिन एक बार अगर ठीक से आपने पढ़ लिया और चीजें आपके जहन में बैठ गई, समझ में आ गई, तो चीजें फिर जो है विस्मरण नहीं होगी, यानी आपसे जो है भूलेंगी नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यानी जब आप कवर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो कितने हैं? वो दोस्तों हैं, वो है 5। कौन कौन? का, खा, गा, घा, गा, और इनके साथ साथ मैंने क्या बताया? इनके साथ साथ दोस्तों मैंने बताया यानी आ और छोटा आ, और साथ साथ कवर के अंतर्गत आप जानते हैं ये 5 वर्ण, और उसके साथ साथ हा और विसर्ग, यानी कि अपूर्व विसर्जन यानी आम कंठा, ठीक। इसी के साथ साथ मैंने कहा इच यशा नाम तालु, यानी ई और चा और या और उसके बाद शा, ठीक। इच यशा नाम तालु। साथ ही मैंने बताया दोस्तों कि ऋट रशा नाम मूर्धा, यानी री और टा और रा और शा, ऋट रशा नाम मूर्धा। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों तवर्ग, यानी ता, था, दा, धना और ला और सा, यानी कि लृत लशा नाम मूर्धा, लृत लशा नाम मूर्धा। बात करते हैं दोस्तों, एक लृ होती है और इस लृ का जो है अपने यहाँ कोई गणना है नहीं, इसकी गणना होती है संस्कृत में। इसीलिए जो सूत्र है वो संस्कृत से आया हुआ है और वो कह रहा है लृत लशा नाम दंता, यानी लृ
और ता और साथ साथ सा और तवर्ग, लिट रसानाम मूर्धा, लिट रसानाम दंता। ध्यान दीजिए, रिट रसानाम मूर्धा, लिट रसानाम दंता। ध्यान दीजिए, पवर की बात करते दोस्तों तो उपबंधवानियों ओष्ठो, ध्यान दीजिए, उ के साथ साथ पवर्ग, ठीक, उ के साथ साथ पवर्ग। ये जो है पांचों जो है वर्गों का उच्चारण स्थान आपने देखा, यानी आपके साथ साथ आपने क्या देखा, 25 वर्ण के साथ साथ जो है आपने क्या देखा, 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8 जो है यानी 33 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उनको जो है आपने यहां पर देखा। ठीक, आपने क्या किया, आपने जो है 33 वर्णों का उच्चारण स्थान देखा। किसका देखा आपने, आपने 25 जो है स्पर्श का देखा और 4 जो है आपने किसका देखा, अंतस्थ का देखा, और आपने क्या किया, 4 जो है आपने क्या किसको देखा, ऊष्म को देखा। आपने जाना कि ऊष्म में अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है कौन कौन है, सा शा शा हा, और जो अंतस्थ है या रा ला वा, और जो 25 जो स्पर्श है वो आपने जाना कि का खा गा घंगा, चा छा जा झैया, टा ठा डा ढड़ा, ता था दा धना और पा फा बा भा मा। ठीक, आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन के अंदर जो आने वाले वर्ण हैं कौन कौन है, 4 है। कौन कौन, या रा ला वा। अब इसमें करना क्या है कि हमको क्या करना है कि मैंने बताया दोस्तों कि जो या और वा है इसको आप कहते हैं अर्ध स्वर। ध्यान दीजिए, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अच्छा, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हमने 2 वर्णों को रखा है। कौन कौन, एक आपने रखा वा या को और एक आपने रखा वा को। अब हमको पढ़ना है रा को। रा को मैंने दोस्तों बताया है, जब जो है कुछ रा का उच्चारण कैसे जब बोलते हैं रा, रा जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी जीभ की नोक है वो जो है वाइब्रेट करती है, वो जो है वाइब्रेट करते हुए जैसे बोलते हैं रा, तो जीभ क्या है कि जैसे कंपन करते हुए वो जो है लुढ़क जाती है। इसीलिए इसका मैंने बताया, इसीलिए इसका नाम रखा गया, एक नाम रखा गया दोस्तों इसका प्रकंपित। ध्यान दीजिए, प्रकंपित, ध्यान दीजिए, प्रकंपित, प्रकंपित। और एक नाम इसका रखा गया दोस्तों, एक नाम इसका रखा गया लुंठित। चीजें बिल्कुल स्पष्ट रखिए, रा और ला में अंतर है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं ये ना हो जाए, कहीं कहीं पूछने में आता है ला और बता दीजिए आप प्रकंपित या लुंठित इसको, ये चीजें दूसरी हैं। ये क्या है ला, इसको मैं समझा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, रा जब आप बोलते हैं तो जो कंपन होता है इसीलिए इसका नाम प्रकंपित हुआ, और जब जीभ जब आप ध्यान दीजिए जब आप बोलते हैं रा तो जो आपकी जीभ की नोक है वो जो वाइब्रेट होती है, तो क्या है जब रा कहते समय वो जैसे लुढ़क जाती है, जैसे बोलते हैं रा, तो चीजें जो हवा है वो उसी वाइब्रेट होते हुए जब आप बोलते हैं रा, तो रा बोलने के साथ जो आपकी जीभ है, जीभ की जो नोक है वो क्या करती है, वो जो है तेज दबाव के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जैसे लुढ़क जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है लुंठित रखा गया। ध्यान दीजिए, अगर ला की बात करें तो आप बोलते हैं एक प्रैक्टिकली करके देखिए अपने आप से, जैसे बोलिए ला, तो ला जब बोलते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो जीभ जो मुख में जो वायु है वो जो है तेज, जैसे बोलते हैं ला, तो ला बोलते समय क्या होता है कि जो वायु का मार्ग है वो जैसे जीभ जो है जो वायु का मार्ग है यानी हवा का जो रास्ता है वहां पे जैसे वो एक रुकावट पैदा करती है। जब बोलते हैं ला, ला जब बोलते हैं तो जो जीभ है आपकी वो जो है क्या करती है, एक वायु के मार्ग में एक बाधा का काम करती है यानी रुकावट करती है, और हवा जो है जीभ से टकराकर जो आने वाली बाहर जो हवा फेंकती है वो जीभ के टकराकर बाहर ना आने पाने की वजह से किनारे के रास्ते से बाहर आने का प्रयास करती है। अब बोलिए ला, तो है क्या, जैसे जो वायु है वो बाहर नहीं आ पाती, वो अगल बगल रास्ते से बाहर आती है, और इसीलिए इसका एक नाम रखा गया पार्श्व। ध्यान दीजिए, पार्श्व को मैं अगर समझाना चाहूं कि पार्श्व मतलब होता क्या है, तो अगल बगल यानी पीछे से, यानी पीछे से आने वाली जो वायु है वो जो है उच्चारण करते हैं। जब आप ला का, तो ला का जब उच्चारण करते हैं बोलिए ला, तो जो आपकी जो जीभ है वो क्या करती है, जो आने वाली वायु है उसके बीच में एक बाधा का मतलब रुकावट का काम करती है, और आने वाली जो हवा है वो जो है सीधे ना पाके अगल बगल यानी पीछे से जो है आकर अगल बगल के मार्ग से पीछे से आती है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया मित्रों, इसीलिए इसका नाम दिया गया पार्श्व। ध्यान दीजिए, पार्श्व, इसीलिए इसका नाम दिया गया पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक
थोड़ा सहज सरल और कर दूं आपके लिए, पार्श्व गायिका का तो आपने नाम सुना ही होगा। ये क्या करती हैं, ये जो पीछे से यानी पर्दे के पीछे से जो गायन होता है उसको कहते हैं पार्श्व गायिका या पार्श्व गायक। तो जो पीछे से आवाज, जैसे बोलते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए एक बार फिर से, कहिए ला। जब ला बोलते हैं तो इसका मतलब कि जो ला जब उच्चारण कर रहे हैं आप, तो जो हवा है, जो आपकी जीभ है, वो जो है एक बाधा उत्पन्न करती है, जो आने वाली जो पीछे से हवा है उसको रोकने का काम करती है, और जो वायु है वो जो है अगल बगल रास्ते से बाहर आती है। ध्यान दीजिए, मैं अब समझाऊं, अगर बात करते हैं दोस्तों वा की, तो आप जो है वा को आपने जाना कि वा जो है इसका उच्चारण स्थान यानी या और वा, ये जो है दोनों किस में आते हैं, ये ना तो आते हैं दोस्तों स्वर में और ना पूरी तरह व्यंजन में, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अर्धस्वर। ठीक, मैं आशा करता हूं चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रही होंगी। ध्यान दीजिए, अंतस्थ के अंदर आने वाले वर्ण कौन हुए, या हुए, रा हुए, ला हुए। अर्धस्वर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो दो हैं, कौन कौन, या है, वा है, और जो रा है इसको आपने प्रकंपित कहा, एक नाम आपने लुंठित कहा, और ला को आपने पार्श्व इसलिए कहा कि जो जीभ जो है मुख में जो वायु के मार्ग को रोक देती है, और हवा जो है जीभ से टकराकर अगल बगल के रास्ते यानी पीछे के रास्ते बाहर आती है, इसीलिए इसका नाम आपने पार्श्व जो है यानी पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत इसको रखा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अब ऊष्म व्यंजन को इसको थोड़ा देखिए अब ऊष्म व्यंजन, अब यहां पर ये क्या है, सा शा शा, देखिए अब इसमें जो है जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से विशेष प्रकार की ऊष्मा यानी गर्म वायु निकलती हो उसे व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आप बोलिए सा जब बोलिए तो क्या है कि जो वायु है वो जो है एक गर्म प्रकार की वायु बाहर फेंकनी पड़ती है। हालांकि ये जो परिभाषा है इस पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए। आप बोलिए शाह जब बोलते हैं तो जो वायु है वो जो है विशेष प्रकार की वायु यानी गर्म वायु जो है बाहर निकलने का काम करती है। इस पर समय जाया करने से कोई फायदा नहीं, मैंने आपको जो है अच्छी तरह पहले से समझा दिया है। यानी आप जानते भी हैं कि सा जो है इसका उच्चारण स्थान आपने जाना कि तालु है, ठीक, ऐसा नाम तालु, और इसको जाना आपने ऋट रसा नाम मूर्धा, इसको आपने जाना मूर्धा में, और इसको आपने जाना ऋत रसा नाम दंता यानी आपने दंत से जाना, ठीक, और इसको आपने जाना अकु विसर्जनीय नाम कंठा यानी इसका जो है कंठ। जैसे कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, अगर बोलिए हा, जब हा बोलते हैं तो आप जानते हैं कि ना हलचल हो रही है ऊंट पर, जैसे बोलिए हा ना हलचल हो रही ऊंट पर, जब बोलिए हा ना हलचल हो रही है तालु पर, जब आप बोलते हैं हा ना हलचल हो रही है दोस्तों मूर्धा में, कहाँ हलचल हो रही है, हलचल हो रही है दोस्तों यहाँ पे कंठ पे, हा, तो इसका मतलब जो है इसका कंठ बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसको थोड़ा जानिए। देखिए वे व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया था दोस्तों ये व्यंजन कहीं अलग से नहीं आते, ये व्यंजन इन्हीं से हैं, यानी इन्हीं आपके 3300 व्यंजन से दो व्यंजन को मिलाकर हमने क्या किया, दो व्यंजन को मिलाकर हमने एक नया व्यंजन का निर्माण किया और उसको आपने कहा संयुक्त व्यंजन। यानी जब इसको छा को आप तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसके उच्चारण में आपको दो वर्ड दिखाई देते हैं, कौन कौन, एक को आप कहते हैं का और एक को आप कहते हैं दोस्तों, एक को आप कहते हैं शा। यही आप कहते हैं त्रा में तो आप जानते हैं ता, और इसी में कहीं ना कहीं जो है रा, यानी इसके मेल से जो है छा। अच्छा यहीं पर आप ये जानिए, कि अगर इसके में इसी में अगर स्वर को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्वर को निकालना तो क्या करना पड़ेगा, नीचे लगाएंगे आप हलंत, ध्यान दीजिए नीचे लगाएंगे हलंत, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा आपको निकाल लीजिए यहाँ पर स्वर। अगर ऐसा कहा जाए तो यह क्या गलत है, गलत नहीं है, ये जो है पूर्णतया सही है, दरअसल ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको भी जाने रहिए, अगर जैसे रा में निकालना चाहें आप रा में, तो रा में जब रा लिखा है और हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें जो है स्वर छिपा है, इसमें जो है स्वर छिपा है, तो इसको भी जाने रहिए। ज्ञा में क्या है, जब ज्ञा बोलते हैं आप, दरअसल ज्ञा नहीं होता, होता है ज्ञा, ज्ञा, तो ज्ञा जो होता है तो इसका मतलब इसमें जो है ज्ञा और हलंत और उसके बाद ज्ञा, ठीक। अच्छा इसमें क्या है, इसमें जो है शा और रा, ठीक। अगर इसमें से आपको जो है निकालना हो कौन क्या स्वर तो आप निकाल सकते हैं, दिखाइए आ, और इसमें हलंत आ, बस संयुक्त जो है आपका इन चार वर्ण संयुक्त आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन हुई, ठीक है। अब जो है, अब ये जानिए कि जो है अब क्या है,
अब आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिए, अब आपको पढ़ना है, देखिए अब व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए प्राणत्व के आधार पर बताया जाता है कि दो भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ये अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है? दोस्तों अल्प का मतलब होता है, दोस्तों अल्प का मतलब होता है कम, यानी अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु। ऐसे महा का मतलब होता है यानी अधिक, अधिक यानी ज्यादा, और प्राण का मतलब यहां वायु यानी हवा, ठीक, हवा। अब ये समझाना ये चाह रहा है मित्रों कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण ये बता रहा है कि ऐसे वर्ण यानी व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, यानी ऐसे वर्ण कि जिन्हें बोलने के लिए हमको कम वायु यानी कम हवा का जो मतलब जो प्रवाह है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कम वायु प्रवाह के साथ उनका हम उच्चारण कर सकें। और जब महाप्राण की कह रहा है कि महाप्राण के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं, जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमको जो है कहीं ना कहीं अधिक वायु की आवश्यकता, अधिक वायु प्रवाह की यानी अधिक वायु दाब की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखा जाए। देखिए एक बात आप बोलिए, जैसे अल्प प्राण के विषय में अगर बात किया जाए तो बता रहा है कि कम वायु प्रवाह, ध्यान दीजिए कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। जैसे बोलिए का, तो जब का बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य है, लेकिन ठीक का के बाद जैसे बोलिए खा, तो जब आप खा बोलते हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो वायु प्रवाह है, जो वायु वेग है, जो वायु दबाव है, यानी जो हवा का दबाव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो है मुख से कुछ ज्यादा दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है जितना हमको का बोलते समय दिखा। जैसे बोलिए का, तो का जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है नॉर्मल। जैसे बोलते हैं खा, तो खा बोलते हैं जैसे लगता है कुछ जो वायु वेग है, जो उसको हवा का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, जब आप बोलते हैं का, तो का के साथ साथ जो है, का के साथ साथ हमको क्या दिख रहा है, जो वायु का दाब है, जो वायु का प्रवाह है वो क्या है, वो जो है कम दिखाई देता है। लेकिन यही चीज जब आप दोस्तों बोलते हैं खा, तो खा को बोलते समय क्या है, खा को बोलते समय हमको जो है अधिक वायु प्रवाह के साथ उसको बोलने के लिए अधिक वायु प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने क्या किया मित्रों, हमने ये किया कि हम जब हमने बोला का, तो का जब बोला तो हमें लगा कि सामान्य जो है स्थिति दिख रही है, यानी जो वायु का वेग है, जो हवा का जो दबाव है वो कम है। लेकिन जब मैं बोलता हूं खा, तो खा में बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि जो वायु का दाब है, यानी वायु का जो प्रवाह है वो जो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने का के बाद जो आने वाले वर्ण थे खा को, उनको हमने क्या किया, उनको हमने दोस्तों उनको हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक। हमने जो है उनको महाप्राण के अंतर्गत रख दिया। और हमने क्या किया, हमने उसको उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद किया दोस्तों, जब हमने गा को कहा गा, तो गा जब आप गा का उच्चारण करिए तो आपको लगेगा कि सामान्य, जैसे आप का बोलिए का, खा, गा, घा, तो आप देख रहे हो, प्रैक्टिकली करके देखिए, जैसे आप बोलिए का तो लग रहा है सामान्य, जैसे आप बोलिए गा तो लग रहा है सामान्य। लेकिन जैसे आप बोलते हैं खा, तो खा बोलते हैं जो वायु प्रवाह है, वो वायु प्रवाह है वो जो है कहीं ना कहीं जो है अधिक वायु प्रवाह यानी अधिक वायु दाब हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं एक सरल भाषा में, महाप्राण ये कह रहा है कि हमारे अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको बोलने के लिए हमको अधिक वायु प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही अल्प प्राण कह रहा है कि हमारे अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको बोलने के लिए हमको कम यानी सामान्य जो है वायु दाब की यानी जो वायु का प्रभाव है, कम प्रवाह के साथ जो है उसको हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं मित्रों वो हैं कितने, वो हैं मात्र 19। कौन कौन 19 हैं, उनकी जो गणना की जा रही है, उनकी गणना की जा रही है। जैसे आप कहते हैं का, आप कहते हैं खा, आप कहते हैं गा, और आप कहते हैं घा और गा। ये जो है वर्गीय व्यंजन मैंने आपको बताया था जो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए, आपने कहा 1 2 3 4 5, तो आप जब का बोलते हैं का, तो आपको लगता है जैसे समान, और जैसे आप बोलते हैं खा तो आपको लगता है कि जैसे वायु दाब जो है एकाएक बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपने क्या किया, इस खा को उठा के आपने रख दिया महाप्राण के अंतर्गत। और जैसे आपने बोला गा तो लगता है समान, लेकिन जैसे आप बोलते हैं घा, तो घा बोलते हैं तो चीजें कुछ ना कुछ जैसे मुख से जो वायु है उसका वेग जो है एकाएक बढ़ जाता है, और जो हवा का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मात्रा उसकी जो है हमको जो उसका प्रभाव दिखाई देता है, उसका जो दाब दिखाई देता है जो हवा का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, हमने उसको रख दिया महाप्राण के अंतर्गत। तो
अब क्या करिए, अब जो है एक इसको समझने का एक सबसे सरल और ट्रिकी मैं अंदाज बताऊं, तो एक जो बहुत प्रचलित है उसको आप कहते हैं 135 यानी 135। अब 135 का क्या मतलब हुआ? 135 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5। एक को उठाइए यानी का को उठाया, 3 को उठाइए यानी आपने गा को उठाया, और फिर 5 को उठाइए यानी आपको गा को उठाया, और यही 135 हो गया। और 135 के बाद नीचे लीजिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन आपके कौन है? आपने पीछे देखा कि अंतस्थ व्यंजन के आने वाले वर्ण कौन कौन है? या है, रा है, ला है, वा है, यानी 135 और अंतस्थ व्यंजन, यानी का, खा, गा और उसके साथ साथ क्या है? या, रा, ला, वा। ये जो है कुल मिला के यानी 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ध्यान दीजिए 25 में आपको जब 25 में जो है महाप्राण जो है अल्पप्राण में आप बांटेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 15 यहां में, 15 यहां से, कहां से? अल्पप्राण से, और जो है 10 यहां से मिलेगा आपको। 15 मिलेगा अल्पप्राण से और 10 मिलेगा महाप्राण से, यानी टोटल आपके जो है, टोटल आपके 25 स्पर्श व्यंजनों को जो है हमने क्या किया? हमने बांट दिया अल्पप्राण और महाप्राण में। और उसके साथ साथ हमने किया हमने ये किया मित्रों कि जो या, रा, लावा है इसको जो है यानी अंतस्थ व्यंजन जो आपने कहा, अंतस्थ को आपने रखा किसमें? अंतस्थ को रखा आपने अल्प प्राण में। और साथ ही आपने क्या किया? एक काम और किया आपने, जब आपने ऊष्म की चर्चा की, जो ऊष्म व्यंजन है, ध्यान दीजिए जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन को आपने क्या किया दोस्तों? ऊष्म व्यंजन को आपने रख दिया दोस्तों महाप्राण के अंदर, महाप्राण के अंदर। ठीक, जैसे आप बोलिए शा, सा, शा, हा, तो ये क्या करते हैं आप? ये जो है, ये आप जो वायु का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, कहीं ना कहीं अधिक है, तो इसके लिए क्या है? ये जो है चारों जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण थे उसको हमने क्या किया? उसको हमने महाप्राण के अंतर्गत मित्रों रख दिया। अब क्या है? अब जो है हमने जाना अल्प प्राण के अंतर्गत हमको 19 वर्ण, 19 में कौन कौन? 19 में जो है 15 है स्पर्श व्यंजन से और 4 है अंतस्थ व्यंजन से, 19 उनकी संख्या होती है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे है 14। कौन कौन? महाप्राण में हमने जाना दोस्तों, महाप्राण में हमने जाना कि स्पर्श व्यंजन से 10 वर्ण, और उसके बाद जो है 4 कहां से हैं? 4 जो है ऊष्म व्यंजन से, यानी 14 जो है यहां से मिले, 14 जो है यहां से मिले। और इसमें कहा है अल्पप्राण में 19। कौन कौन? 15 स्पर्श से और 4 अंतस्थ थे। तो ये जो है 19 यानी 19 अल्पप्राण के और 14 जो है आपके महाप्राण की, ये कुल मिला के जो है आपके अल्पप्राण महाप्राण को आपने जाना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए घोषक के आधार पर दोस्तों आप जो है वर्णों को आपने 2 भागों में बांटा। एक बांटा दोस्तों आपने अघोष और एक बांटा सघोष, यानी घोषक के आधार पर व्यंजनों को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक घोषक क्या है और घोषक के अंतर्गत जो वर्ण है इनकी संख्या हमने क्या की? इनको हमने 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया। एक को आपने कहा घोषत्व, ये घोष, और एक को आपने कहा अघोष। ये दरअसल जो सघोष है इसी का एक नाम घोष भी देखने को मिलता है। दरअसल घोष का मतलब होता है गर्जना, घोष का मतलब होता है जो है कंपनता, यानी कुछ हलचल। तो ठीक ऐसे ये एक परिभाषा ये बता रहा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, यानी जिनको हम उच्चरित जब करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो हमें जो है कुछ हलचल, कुछ गर्जना, कुछ जो है कंपनता दिखाई देती है, कुछ कंपनता हमको महसूस होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम जो है घोष वर्ण कहते हैं, यानी उसी को हम घोष वर्ण कहते हैं। और उसी को घोष के साथ साथ उसी को एक नाम सघोष भी दिया गया है। बात करते हैं ठीक इसके विपरीत, तो वो कहता है अघोष, यानी इसमें कंपनता या इसमें जो है हलचल कोई नहीं है। और अघोष यह कह रहा है कि हमारे अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उसमें जो है कोई कंपनता नहीं है। तो ये बता रहा है मित्रों, ऐसे वर्ण जिनका जो है स्वर तंत्रों में कोई कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप कहिए का, तो जब आप का कहते हैं तो इसका मतलब कोई हलचल, कोई जो है कोई कंपन जैसी कोई व्यवस्था या कोई जो है हमको ऐसा कोई लक्षण हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन का के अलावा जैसे आप घा कहते हैं, घा, या आप कहते हैं गा,
तो आप जो है लगता है ना कि कहीं ना कहीं जो है कुछ हलचल, कुछ गर्जना जो है, कुछ कंपनता स्वर तंतुओं में जो है दिखाई देती है। तो वो जो है हमको कहाँ दिखाई देती है, वो हमको घोष के अंतर्गत जो आने वाला है उनमें वो लक्षण दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, इस अघोष व्यंजन के अंतर्गत हमने स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो जानते हैं कि 25 वर्ण आते हैं, इस 25 वर्ण के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने जो है 10 वर्णों को लिया। इस 10 वर्णों को हमने काखा यानी प्रथम और द्वितीय के साथ साथ हमने क्या किया, हमने जो ऊष्म व्यंजन जो आते हैं जैसे सा शा शाह, ये जो है जो 4 वर्ण हैं उस व्यंजन के अंतर, उनमें से मात्र हमने तीनों सा को, आप जानते हैं शा तलव्वी तालव्य, और ये शा मूर्धन्य मूर्धन्य, और ये सा दंती, इन तीनों सा को हमने क्या किया, अघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा। ठीक, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमें कोई गर्जना या कोई कंपनता जैसी चीज का एहसास नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अगर दोस्तों करते हैं घोष की बात, तो घोष ये बताता है कि इसका उच्चारण करते समय हमको किसी न किसी जब स्वर तंत्रियों में हमको कुछ न कुछ कंपनता महसूस होती है। जैसे आप कहिए गा, घा, गा, तो ये जो है चा, छा, ज्ञा, तो ये चीजें हमको क्या कह रही हैं, जैसे हमारी स्वर तंत्रियों में कुछ कंपन हो रहा है। तो यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा के साथ साथ आपको जो है चारों जो है अंतस्थ व्यंजन, ध्यान दीजिए अंतस्थ व्यंजन, और उसके साथ साथ हा। मैं आपको एक चीज नोट के माध्यम से यहां पर बताना चाहता हूं मित्रों कि ये जो हा है, ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अलावा जो इसकी संज्ञा है वो वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन में ऊष्म व्यंजन में रखी गई है। ध्यान दीजिए, वो जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रही है। दरअसल जो है इसको जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखी गई है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो कितने वर्ण हैं, इसके अंतर्गत वर्ण है कुल 20। कौन कौन? 20 ये है कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, ध्यान दीजिए, चौथा और पांचवा, ये तीनों मिला के आपके 15 वर्ण, और साथ ही अंतस्थ के 4 वर्ण। कौन कौन? या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण, यानी 15 4 19, और साथ ही कौन? एक ये आपका हा। ठीक, ये तीनों मिला के 20 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं, यानी 15 स्पर्श के, 4 अंतस्थ के, और एक जो है आपके कहां के, एक जो है आपके ऊष्म के, यानी जो है कुल मिला के आपके कितने 20 वर्ण हैं। और उसमें कितने हैं? उसमें जो है मात्र आपके 13 वर्ण। कौन कौन? इसमें से आपको जो है वर्ग का यानी दूसरा, पहला, वो जो है पहला और दूसरा, यानी पहला दूसरा मिला के यानी 5 का भी देखेंगे तो 10 वर्ण हो। और उसके बाद जो है तीनों शा, यानी तीनों शा की बात करें तो शा, शा और दंती सा, इस तीनों की बात करें तो कुल मिला के 13 वर्ण इसमें, और जो है 20 वर्ण इसमें, यानी 13 वर्ण आपके आएंगे जो है अघोष में, और 20 वर्ण आपके आएंगे घोष में। ध्यान रखिए इस चीज का कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा जो संदेह वाला वर्ण होता है वो होता है हा। इस हा को आप ध्यान रखिए, ये हा जो है तो ऊष्म का, लेकिन यहां पर गिनती हो रही है इसको अंतस्थ के साथ। ठीक, ये जो है अंतस्थ के साथ, यानी आपको ये कहना पड़ेगा कि जो सघोष वर्ण है, यानी सघोष वर्ण है, उनकी संख्या 20। कौन कौन? उनकी संख्या 20 इस तरह हुई कि 15 वर्ण हमने जो है तीसरे और चौथे पांचवें वर्ग से ले लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है 4 जो है अंतस्थ व्यंजन को ले लिया, 19 हो गए, और एक हमने क्या किया, हा को, यानी ऊष्म व्यंजन से हमने हा को ले लिया, और बाकी के जो 3 ऊष्म व्यंजन है वो कहाँ है? वो है दोस्तों अघोष में। वो कहाँ है? वो है आप कहाँ पर? वो है अघोष में, और इसी से हा हमने ले लिया कहाँ में? इसी में हा ले लिया हमने दोस्तों, हमने ले लिया इसी सघोष में। यानी ये जो हा है ये कहाँ से है? ये जो है आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत इसकी गणना होती है। अब हम थोड़ा चलते हैं बढ़ते हुए क्रम में। देखिए, प्रयत्न के आधार पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रयत्न के आधार पर दोस्तों आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या बताई जाती है 25, और 25 वे व्यंजन
जिनको हमने वर्गीय व्यंजन के रूप में भी देखा। यानी 25 व्यंजन वो व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को आपने जाना दोस्तों कि ऐसे व्यंजन जिनका जो है मुखांक के अंदर जो हमारी जीहवा है वो किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है, तो उससे उच्चारित होने वाले कुछ व्यंजन हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हमने स्पर्श व्यंजन का नाम दिया। और इसके साथ साथ हमने दोस्तों ये भी जाना कि इसको हमने 5 भागों में यानी 5 वर्गों में जब बांटा तो उसका एक नाम और निकल कर आया, और जिसको आपने कहा वर्गीय व्यंजन। ध्यान दीजिए, वर्गीय व्यंजन। ठीक, अब ये जो है वर्गीय व्यंजन, इसी का एक नाम मिलता है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों है 25। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये क्या है? ये व्यंजन ऐसे व्यंजन है मित्रों जो संघर्षी होने के साथ साथ स्पर्श है। ध्यान दीजिए, ये व्यंजन इन्हीं 25 व्यंजनों के अंतर्गत आने वाले व्यंजन है। इनकी संख्या 4 बताई गई है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि संघर्षी इसलिए हुए कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जब हम उच्चारित करते हैं तो जो हवा का जो दाब है, जो हवा का जो वायु का जो प्रवाह है, वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। यानी खुल के वो उच्चारित नहीं होते, उनको जो है उनको उच्चारण करने के लिए कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनकी संख्या 4 बताई गई है, चा, छा, जा, छा। ये जो है 4 वर्ण हैं, इनकी संख्या क्या बताई गई है? इनकी संख्या बताई गई है जो है 4। कौन कौन? चा, छा, जा, छा। जैसे आप चा को बोलिए, छा को बोलिए तो ऐसा लगता है कि जैसे जो हवा का वायु का जो प्रवाह है वो जो है कहीं ना कहीं बाधित होते यानी संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। बात करते हैं दोस्तों प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की, तो उसको आपने जाना कि इसकी संख्या क्या बताई गई? इसकी संख्या 1 बताई गई, और उसको आप कहते हैं रा। यानी ऐसे वर्ण जैसे जब जीभ की नोक जो है वाइब्रेट करते या कंपन करती है अर्थात तेज दबाव से होते हुए वो लुढ़क जाती है। जैसे लुढ़क जाना, जैसे जब आप कहते हैं रा तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वाइब्रेट करते हो क्या करती है? लुढ़क जाती है। इसीलिए इसको जो है प्रकंपित व्यंजन कहा गया, और साथ ही इसका एक नाम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्व व्यंजन आप जानते हैं दोस्तों, इसकी संख्या जो है 1 है, और उसको आपने ला कहा। ला इसलिए कहा पार्श्व व्यंजन, यानी जीभ जो यानी मुख में जो है, जब जीभ जो है मुख से जब इसका उच्चारण किया जाता है, जो वायु का मार्ग है वो जो है जीभ जो है आपकी जो वायु का मार्ग है उसको कहीं ना कहीं यानी स्टॉप रोक देती है, और जो हवा जो जीभ से बाहर आने का जो रास्ता है वो नहीं पाती है, और अगल बगल यानी पीछे के रास्ते से वो बाहर आती है। तो ये जो है इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं कौन है? 1 है, और उसको आपने कहा ला। ध्यान दीजिए, अर्धस्वर आप जानते हैं दोस्तों कि जो है जो अंतस्थ व्यंजन के आने वाले जो 4 वर्ण थे या रा ला वा, उसी के अंतर्गत जो 2 वर्ण है उसको आपने कहा या और वा। ये या वा इसलिए ये दरअसल स्वर की तरह इसका उच्चारण जैसे कि या वाह, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्वर है, लेकिन अब स्वर तो है नहीं, चूंकि स्वर तो मात्र 11 है तो स्वर में इनका उच्चारण हो नहीं सकता, इसलिए यह स्वर होते हुए भी स्वर नहीं है, इसलिए इनको कहीं ना कहीं अर्ध स्वर का दर्जा दिया गया। बात करते हैं दोस्तों अब अर्ध इसकी जो है द्विगुण व्यंजन की, तो इसका हमको कई नाम देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर इसका एक नाम मिलता है नवीन विकसित व्यंजन। ध्यान दीजिए, नवीन विकसित व्यंजन। ठीक, इसका एक नाम मिलता है जो है द्विगुण व्यंजन। ध्यान दीजिए, द्विगुण व्यंजन। इसका दोस्तों एक नाम मिलता है ताड़न जात। इसका एक नाम मिलता है दोस्तों उत्क्षिप्त। इसका दोस्तों एक नाम मिलता है वो आप कहते हैं द्वित्व, यानी 2 तत्वों से निर्मित है, यानी 2 गुणों से निर्मित है, यानी नवीन, यानी जो है इन्हीं 33 व्यंजनों का वे 2 व्यंजन जो है नवीन रूप से विकसित होकर हमारे सामने आते हैं, उनको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा द्विगुण व्यंजन। अच्छा, ये हैं कौन कौन? ये हैं दोस्तों, ये हैं आपने इन्हीं व्यंजनों के अंदर 25 वर्णों के अंतर्गत जो आपने जो है टावर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको में आप 2 व्यंजन को देखते हैं, और एक को कहते हैं आप जो है डा से डमरू और ढा से ढक्कन। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं ये द्विगुण व्यंजन आए कहां से? ये द्विगुण व्यंजन यही डा और ढा है, और हमारे सामने ये इस तरह जो है इस रूप में आ रहे हैं कि इसके नीचे क्या होता है? लग जाता है बिंदी यानी नुक्ता। और अब क्या हो गया? अब इनकी जो है इनका जो रूप है, इनकी जो गरिमा है वो जो है इनका जो शौर्य है वो जो है बदल जा रहा है। अब हमारे सामने ये जो है द्विगुण व्यंजन के रूप में, यानी कि ये व्यंजन कहीं अलग से नहीं आए हैं, ये व्यंजन आपके इसी 33 व्यंजनों के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन ये द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा गया कि
इनकी गणना इसलिए द्विगुण व्यंजन की, ये जो है इन्हीं व्यंजनों ने क्या किया, नया रूप विकसित कर लिया और नया रूप विकसित करके हमारे सामने आए। जैसे आपने लिखते हैं, जब आप लिखते हैं इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा पढ़ना, पढ़ना, ठीक। जैसे आप लिखते हैं दोस्तों लड़ना, लड़ना। तो जब लड़ना आपको लिखना पड़ा, तो लड़ना या लड़ाई आपने लिखा तो कहाँ आना पड़ा आपको, आपको आना पड़ा इसके पास। जब आपने पढ़ना लिखा तो किसके पास आना पड़ा, इसके पास। यही आपने लिखा था, जो आप लिखते हैं सड़क, सड़क, कहाँ जाना पड़ता है आपको, कौन सा वर्ण मिलेगा आपको, 25 में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डा, डा से डमरू वाला। लेकिन जो है अब ये डा जो है, डा ना रह के ये क्या कह जाता है, इसको कहते हैं अड़ा, ये जो है अड़ा हो जाता है। और ये जो है ढा जो है, ये ढा न रह के, यानी ठा जो है ये ढा, ढक्कन वाला ढा ना, ये क्या हो जाती है, अढ़ा हो जाता है, अढ़ा। यानी जो है इसी को आप कहते हैं प्रतापगढ़। ध्यान दीजिए, प्रतापगढ़ जब आप लिखते हैं तब किसकी जरूरत पड़ती है, तब आपको जरूरत पड़ती है अढ़ा की। यानी जो है ये डमरू वाला डा अड़ा हो गया, ये डमरू वाला डा अड़ा हो गया, और ये जो ढक्कन वाला ढा क्या है, ये अढ़ा हो गया। ध्यान दीजिए, अब जो है क्या हुआ, अब हमारे सामने बचा ये अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर। ध्यान दीजिए, ये पंचमाक्षर जो है कौन कौन है, ये जो है वर्ग के पांचवा अक्षर, यानी किसी वर्ग का पांचवा अक्षर। वो कौन कौन है, वो वर्ग ये है दोस्तों, ये वर्ग है कि जैसे आप लिखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये जो पांचवा वर्ण है दोस्तों, यही पांचवा वर्ण 1 2 3 4 5। तो ये पांचवा वर्ण, यानी जो पांचवा वर्ण है, वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, यही आपका कौन कौन हो जाता है, यही आपका अनुनासिक हो जाता है, ठीक। अब इसको थोड़ा लिखिए, 5 कौन कौन है, 5 है अंगा, उसके बाद इया, उसके बाद अड़ा, उसके बाद ना, उसके बाद मां, और उसके बाद 1 2 3 4 5 अंगा, इया, अड़ा, ना और मां। ये जो है 5 वर्ण आपके सामने हैं। इन्हीं को हमने क्या कहा, इन्हीं को हमने कहा दोस्तों पंचमा अक्षर। ये पंचमा अक्षर जो है हमको अनुनासिक व्यंजन के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपकी इन 33 व्यंजनों का वर्गीकरण हमने इस क्लास में देखा, ठीक। मैं आशा करता हूं कि क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। आपको किसी भी तथ्य से लेकर जरा सा भी डाउट या जरा सा भी संदेह हो तो निसंकोच आप जो है कमेंट बॉक्स में करिए, मैं जो है उसका आपको जवाब देने का सफल प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।